गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो सेशन होने वाला है हम लोगों का, जैसे कि हमेशा हुआ करता है, शानदार सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी 4 जनवरी में आए हुए सारे प्रश्न को। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग डेली सेशन रखते हैं 1 PM टू 2 PM हम लोग का सेशन की टाइमिंग होती है और इसी टाइम में हम डिस्कस कराते भी हैं। और यह भी आपको पता होगा कि मैंने पिछले ही क्लास में 4 जनवरी एनटीपीसी में आए सारे प्रश्न का डिस्कशन यहाँ पे करवाया था और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो रह गए थे, जो मैं टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं करवा पाया था उस सेशन में। तो आज के सेशन में मैं फिर से उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूँ जो 4 जनवरी के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। उन सारे क्वेश्चंस का मैं अभी प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा, साथ में कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके एग्जाम में अभी तक आए तो नहीं है, लेकिन जो 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर तथा 4 जनवरी के पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के पैटर्न पे आपको कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो आइए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से। आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मिलेंगे। पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो आपके स्क्रीन पे ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। 30 सेकंड आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करें जल्दी से। 30 सेकंड। और जितने भी लोग इस सेशन में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार इस लिंक को अपने मित्रों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास जल्दी से एक बार शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और टाइम आपका बीतते जा रहा है। अब टाइम आपका बहुत कम बचा, 2 सेकंड के लगभग बचा है। अब जल्दी से बनाइए। देखिए आपका टाइम अब खत्म हो चुका है, वो 2 सेकंड भी बीत चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया होगा, बिल्कुल सही आंसर भी किया होगा। देखिए क्या लिखा है कि x इक्वल टू वाई माइनस जेड। इसको अगर आप लिखेंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई, इस तरीके से ब्रैकेट में प्लस जेड इक्वल टू 0। और आपको पता होगा कि आपने ऐसा पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर सर 0 है तो जो ए क्यू की वैल्यू है प्लस बी क्यू की वैल्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू, इन सब का सम होता है 3abc। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये 0 के वैल्यू की 0 के इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब जो एक्स क्यू है प्लस आप माइनस वाई का क्यूब करेंगे प्लस आप जेड का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब तो आपको मिल जाएगी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 3abc। 3a की वैल्यू यहाँ x है, b की वैल्यू माइनस वाई है और c की वैल्यू z है। तो आप बोलेंगे सर ये माइनस 3xyz के इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, माइनस 3xyz इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं 4 दिसंबर के पेपर के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फटाफट से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया। तो आपसे पूछता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 एज ए सम। तो बोलता है कि जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो 9 सम आए, इसकी क्या संभावना है। तो आपको मिलते हैं फिर से 30 सेकंड का टाइम। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फटाफट से आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने भी लोग मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं वो एक बार जल्दी से फटाफट से लिंक को शेयर कर दें। ये क्वेश्चन भी आपके 4 जनवरी के पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों ने प्रयास किया है आंसर करने का, बहुत लोगों ने सही भी किया होगा। अब देखिए बात दरअसल ये है कि जो लोग पढ़ते हैं ढंग से, मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन तो होना ही है, उनसे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। इसलिए इस सेशन में आप रेगुलर रहा करें। जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे वो लोग रेगुलर यहाँ रहा करें। रेगुलर रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, नए क्वेश्चन से लड़ने का ताकत बनेगा और नए क्वेश्चन से लड़ने का ताकत ही तो एग्जाम में सिलेक्शन के पास पहुंचाता है आपको। पुराने एक ही पैटर्न के क्वेश्चन को लगातार क्लास में बना रहे हैं, परसेंटेज का ही क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का ही बना रहे हैं, उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे सारे चैप्टर्स को अच्छे से, लेकिन वो शुरुआत का समय होता है पढ़ने का। अब आपके एग्जाम के समय आ चुके हैं, इसलिए आपको अब मेहनत करने की जरूरत है मिक्स क्वेश्चन का। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आपको पता होगा किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, जिसको लोग पीई से डिनोट करते हैं,
वो किसके इक्वल होता है? तो आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी कि NE अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि NS। इन दोनों का जो रेशियो होता है फेवरेबल केसेस और सैंपल स्पेस का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो अब क्या बोला कि 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया। अगर 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए तो आपको पता है कि सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि एक डाइस को उछालने पर सैंपल स्पेस 6 आता है और 2 डाइस को उछालने पर सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर 36, ये सभी को पता है। अब बातें आती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की। अब फेवरेबल केसेस में आपको सम कितना चाहिए? 9। तो आप याद रखिएगा, एक टेक्निक याद ये रखना है कि हमेशा पहले वाले का स्मॉलेस्ट लेते हैं और सेकंड वाले का लार्जेस्ट, और इसी प्रकार से पेयर बना के सोचते हैं तो आपका कभी भी कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग नहीं होता है। अगर स्मॉलेस्ट की बात करें, सबसे कम क्या हो सकता है और सबसे अधिक सेकंड वाले में क्या हो सकता है कि दोनों को ऐड करने पर आपका 9 आना चाहिए। तो सबसे लार्जेस्ट की बात अगर सेकंड में करें तो मैक्सिमम तो 6 ही आ सकता है ना। तो आपका स्मॉलेस्ट यहाँ कितना बच जाएगा? 3। तो आप बोलेंगे सर एक पेयर अगर 3 और 6 का बन जाए तो ये 9 हो जाएगा। अब क्या करना है ना, स्मॉलेस्ट को बस एक बढ़ाते जाना है। 3 के बाद इसमें अगर 4 आ जाए, इसमें अगर 5 आ जाए, इसको एक कम करते जाइएगा, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को बढ़ाते जाइएगा। तो 4 से फिर ये बढ़ेगा 5, ये आ जाएगा घट के 4। उसी प्रकार से 5 से बढ़ेगा 6 और ये 4 घट के हो जाएगा 3। उसके बाद तो 6 नहीं बढ़ सकता ना, 7 तो आता नहीं है। तो आपका जो फेवरेबल केसेस बना वो कितना बन गया? तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी कि आपका फेवरेबल केसेस 4 है, सैंपल स्पेस 36 है, इसी के रेशियो को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/9। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 1/9 हो जाएगा। 1/9 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि 800 रुपया की एक वस्तु को बेचने पर, 800 रुपया में, यहाँ 800 रुपया में होगा, 800 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य का 20% हानि हो जाता है। उसे अपनी क्रय मूल्य का 25% प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचने पर फॉर ₹800, 800 रुपया में ए पर्सन लॉसेस 20%, एक पर्सन 20% का नुकसान करता है ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, अपने विक्रय मूल्य का। तो बोलता है एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे शुड ही सेल, उसे बेचना चाहिए इट, तो इसे टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, ताकि उसको कॉस्ट प्राइस पे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। तो आपको टाइम मिलता है 30 सेकंड। बहुत सारे लोग आंसर करने शुरू भी कर दिए हैं, आंसर आ भी चुका है, वेरी गुड। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टाइम आपको दिया जा चुका है ऑलरेडी 30 सेकंड। तो फटाफट से एक बार ट्राई करें आप लोग, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, जल्दी से बना दें क्या आंसर होने वाला है। और सेशन को एक बार लाइक भी करें, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, नए लोग जितने भी जुड़े हैं, फटाफट से एक बार जो है इसको लाइक भी करें और इसको शेयर करते रहें अपने मित्रों के पास। देखिए क्या बोलता है कि 800 रुपए में किसी आर्टिकल को आपने बेच दिया और एक पर्सन को 20% सेलिंग प्राइस का ही नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस तो आपको ऑलरेडी पता है 800, लॉस भी पता है 20%। तो क्या आप बता सकते हैं कि लॉस एक्चुअल में हुआ कितना? तो एक्चुअल जो आपका लॉस हुआ वो यहाँ पे हुआ है वो कितना का हुआ है? 800 का 20% आप बोलेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं सर 160 रुपीज का यहाँ पर लॉस है। जब 800 रुपए में आपने आर्टिकल को बेचा फिर भी 160 का लॉस है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा आप खुद बताएंगे। अरे 800 रुपए में आर्टिकल को बेच दिए और 160 रुपया का यहाँ नुकसान हो चुका है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा रहा होगा। तो 800 से 160 ज्यादा यानी 160 मोर, आप ये कह सकते हैं कि 960 सर इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब आपको क्या करना है, क्रय मूल्य का 25% लाभ के लिए, 25% प्रॉफिट के लिए क्या होना चाहिए इसका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो निकल के आ गया 960, और इसका प्रॉफिट की बात करें तो आप 960 का 25% यानी कि 1/4 यही प्रॉफिट होगा। तो आप बोलेंगे 240, 25% को मैंने लिख दिया 1/4, तो 240 आ गया आपका प्रॉफिट। तो सीपी 960 का है, 240 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप बोलेंगे 960 प्लस 240, इन दोनों को सर ऐड कर लीजिए। तो 960 प्लस 240 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 1200 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1200 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट से 30 सेकंड में आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूं कि राम और मोहन किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है।
दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू तो कर दिया। 15 दिनों के बाद मोहन काम छोड़ देता है। 15 दिनों के बाद मोहन काम छोड़ देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने साथ 15 दिन तक काम किए हैं, उसके बाद मोहन चला गया और शेष काम को सोहन 10 दिनों में पूरा कर सकता है। जो रिमेनिंग काम बच जाएगा उसको सोहन 10 दिनों में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बताइए सोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकेगा? 30 सेकंड का टाइम आपके लिए, फटाफट से सॉल्व करिए। और जो लोग नए जुड़े हैं इस लाइव सेशन में, मैं आपके साथ अभी सामने नहीं अभी दिख रहा हूं, मैं पिक्चर अभी नहीं आ पा रही है, बट तो जल्दी मैं आपके साथ लाइव होऊंगा। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्या है इस क्वेश्चन में। और जो लोग लाइव अभी जुड़े हैं मेरे साथ इस सेशन में नए, वो लोग एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करें इस सेशन को। देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है। क्या बोला है कि राम और मोहन जो है एक वर्क को 20 दिनों में कर सकते हैं। आपको क्या करना है ना, पहले टोटल वर्क एज्यूम करना है कि टोटल वर्क मेरा होगा क्या। तो 20 के मल्टीपल में कोई नंबर आप एज्यूम कर ले। मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ 100, तो यही मेरा वर्क है टोटल का टोटल 100% या 100 ही मान लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा राम और मोहन, 5। और आपको पता है कि 15 दिनों तक उन्होंने साथ काम किया है, फिर मोहन काम छोड़ दिया। 15 दिनों तक अगर साथ में काम करे कौन, राम एंड मोहन, तो क्या आप नहीं बता सकते कि एक दिन में राम और मोहन 5 यूनिट काम करता है, तो 15 दिन में 5 × 15 यानी कि 75 यूनिट वर्क कर देगा। अब आप बताइए 100 यूनिट वर्क था, 75 यूनिट वर्क ऑलरेडी डन हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? आप रिमेनिंग वर्क कितना बोलेंगे? तो 100 - 75 यानी कि 25 यूनिट वर्क जो है आपका रिमेनिंग रह गया। तो इस 25 यूनिट वर्क को ही ना सोहन 10 दिनों में पूरा करता है। तो इसका मतलब सोहन की जो एफिशिएंसी है इस 25 वर्क को करने का, वो 25/10 हो जाएगा क्या? मतलब 25 25, 5 दूना 10 यानी कि 5/2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी किसका आ गया? तो आप बोलेंगे सोहन का आ गया। और आपको सोहन से कितना वर्क कराना है? तो सोहन से इस पूरे 100 यूनिट वर्क को कराना है, कंप्लीट करवाना है, तो सोहन का टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे सर वर्क तो मेरा 100 यूनिट है और सोहन की एफिशिएंसी 5/2 है, तो 5/2 तो आप कह सकते हैं सर ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 5 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर, तो 5 से कट गया 120 टाइम, 20 × 2 यानी कि आपका टाइम हो जाएगा 40 डेज। क्या टाइम आ जाएगा? 40 डेज आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी का 4 जनवरी का एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबको समझ में आ गई चीजें? वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू 2/3 है। तो बताइए 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? अब देखिए इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। वैसे इसका आंसर जो है 2 सेकंड लगेगा करने में, 2 सेकंड बस। 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दिया हूं, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? फटाफट से एक बार सॉल्व करें, क्या आंसर होगा? देखिए टाइम आपका घूमते जा रहा है, फटाफट से टाइम अपना काम कर रहा है, बस आपका स्पीड होना चाहिए, हाथ तेज तेज चलना चाहिए। देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन का आंसर सीधा हो जाता 2/3। क्यों हो जाता 2/3? कैसे हो जाता सर, क्या लॉजिक है? आपके दिमाग में आएगा ये सब प्रश्न। तो देखिए cos टू द पावर 4 थीटा को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, और sin टू द पावर 4 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर है। तो आपको पता है ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b का मतलब क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू तो सर 1 होती है, खत्म हो गई। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू रह जाएगी, तो पहले से वहां पर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ही रह जाएगी। तो 1 का कोई मतलब नहीं बना। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ही 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। कैसे? तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए,
कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा वैल्यू। और आपको पता है कि यही वैल्यू तो 2/3 के इक्वल दी गई थी ऑलरेडी, तो ये 2/3 ही ना रह गई, तो आपका आंसर कितना हो गया 2/3 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 2/3। क्लियर है, सभी को समझ आ गई? चलिए फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करिए, फटाफट से करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन कि साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा का अधिकतम मान बताए, मैक्सिमम। आपके पास दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, एक मिनिमम के भी बनते हैं और एक मैक्सिमम के भी बनते हैं। तो जल्दी से एक बार फटाफट सभी लोग सॉल्व करें, आपको मिलता है 30 सेकंड का टाइम, जल्दी से सॉल्व करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार लाइक और शेयर सभी लोग करते रहे सेशन को। देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है, इस क्वेश्चन को करने का शायद टाइम ही नहीं लगना चाहिए था। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, खत्म। कैसे हो गया 1 सर? आपके दिमाग में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी साइन का पावर ऐसा आए 2m थीटा प्लस कॉस का पावर भी आ जाए 2m थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा 1 ही होगी। कैसे? मैं इसको बेसिक से भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा 1 होगी। अगर मिनिमम पूछा जाए तो फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा, सिंपली सा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दीजिएगा, बस हो गया। यही दो याद रखना, ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा सर, ये भी दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ। साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर? बताइए। तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा साइन 4 प्लस कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो देखिए ये वैल्यू 1 आ गई माइनस, अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 बाहर और अंदर में लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका पावर लिख देते हैं ऊपर में यहाँ पर 2। अब क्या करते हैं ना, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कर लीजिए। तो 1 माइनस 2, और आपको पता है 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, तो साइन 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा बाई 2, पावर कितना 2। अब इसको आप लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और आपको पता है कि सर अगर इसको मैक्सिमम करना होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को, अगर ये एक्सप्रेशन y है तो इसको पूरे को अगर मैक्सिमम करना होगा तो 1 में से कम घटाना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर 2 थीटा को के लिए यहाँ पर कम से कम मिनिमम वैल्यू, तो आपको पता है ना कि थीटा की जगह कुछ भी रहे, थीटा की जगह एफ एक्स सी क्यों ना लिखा रहे साइन का, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 होती है। लेकिन जब ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, स्क्वायर फॉर्म में, तो आपको पता है कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा रहे 3 थीटा रहे, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम लोग जानते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, तो एक में कम से कम घटाएंगे तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। तो आप बोलेंगे 1 माइनस 0, यानी कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है सर वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए कि सर कोई दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ होना चाहिए। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? अब देखिए अगर आप मिनिमम की बात करेंगे, सर मिनिमम के लिए क्या करेंगे, ये भी तो हो सकता है कि बेसिक से मिनिमम कैसे निकालेंगे। मिनिमम के लिए क्या करना होगा, आप खुद कह सकते हैं कि 1 माइनस, अगर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 लिखा है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 लिखा है, तो मिनिमम के लिए आपके दिमाग में खुद आ रहा होगा कि सर ये पूरे एक्सप्रेशन में अगर मिनिमम करना है तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा और अपॉन 2 थीटा को मैक्सिमम करना होगा, मैक्सिमम।
जितना इसको अधिक करेंगे उतना 1 में से माइनस होगा और वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। तो आप साइन स्क्वायर टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे 1 माइनस 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 मिनिमम वैल्यू। ये इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैंने जो आपको ट्रिक बताया, इस ट्रिक के हेल्प से आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। कैसे, मैं अब बताता हूँ, देखते रहना सभी के सभी स्क्रीन पे। और जितने भी लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही है, वो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दें, ताकि तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और एक बार अपने शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के पास, मित्र के पास, जहां भी जिस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड ऑलरेडी हैं, उन सभी जगह जा करके एक बार इस लिंक को फटाफट से शेयर कर दें। अब मैंने जो आपको ट्रिक बताया कि साइन टू द पावर 2m थीटा और कॉस टू द पावर 2m, 2m का मतलब यहाँ ये है कि 2 से ये डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इवन होना चाहिए। तो देखिए 2 से डिविजिबल ऑलरेडी 4 है, और ये भी 4 2 से डिविजिबल है, और 2m के फॉर्मेट में ही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना हो गया 1। अगर फॉर मिनिमम बात करें, फॉर मिनिमम, तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा, मैंने अभी बताया, थीटा की वैल्यू कितना पुट करना है, 45 डिग्री। ऐसे केसेस में जब इस फॉर्मेट में एक्सप्रेशन गिवन हो, तो मिनिमम के लिए क्या पुट करना होगा, थीटा इक्वल टू 45। जब थीटा 45 पुट करेंगे तो साइन 45 जानते हैं ना 1/√2 होता है, और इसका ये क्या हो जाएगा, होल टू द पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 1/√2, इसका पावर कितना हो जाएगा 4। तो जब 1/√2 का पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो ये बन जाएगा 2/4, यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होने वाला है 1/2 होने वाला है। क्लियर है, सभी को समझ में चीजें आ रही है? कोई दिक्कत किसी को लग रहा है तो फटाफट से मुझे बताएं, किसी को कोई दिक्कत है तो। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, आपके स्क्रीन पे है कि व्हाइल सेलिंग टू द रिटेलर, जब कोई आदमी जो है रिटेलर को सामान बेचता है, खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है, तो एक कंपनी अलाउ 30% डिस्काउंट, एक कंपनी जो 30% डिस्काउंट अलाउ कर दिया मार्क प्राइस पे ऑफ देयर प्रोडक्ट के मार्क प्राइस पे 30% का छूट देती है। अब कहा जा रहा है कि इफ द रिटेलर सेल्स द दो प्रोडक्ट एट मार्क प्राइस, अगर रिटेलर जो है उस प्रोडक्ट को अंकित मूल्य पर बेच दे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, बताइए। 30 सेकंड का टाइम है, इससे कम टाइम में ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा प्रश्न है। तो सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और टाइम भी टिक टिक करके चलते जा रहा है, फटाफट से सॉल्व करें। बहुत सारे लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा, क्या बात है, शानदार, उनके लिए वेल डन। अब देखिए टाइम तो चूंकि फटाफट से बीत ही रहा है, आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें, ताकि आपको गिवन टाइम में आप क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आप एग्जाम में भी इसी स्पीड से काम कर सकें। अब देखिए, अब 30% डिस्काउंट एमपी पे दिया जा रहा है, तो एमपी अगर किसी आर्टिकल का 100 रुपया होगा, तो आप बोलेंगे ना कि कोई रिटेलर जो है उसको कितना में खरीदेगा, रिटेलर के लिए सीपी कितना हो जाएगा, 30% डिस्काउंट है तो 70 रुपया हो जाएगा। अब बताइए, अगर एमपी 100 है, कॉस्ट प्राइस 70 है, वो एमपी पर ही बेचना चाह रहा है, तो फायदा कितने का होगा, आप बोलेंगे सर सीधा फायदा हो जाएगा 30 रुपये का। 30 का फायदा किस में हुआ, 70 में हुआ, इंटू 100। तो आपको पता है 3/7 इंटू 100, तो 1/7 की वैल्यू सभी को पता होगा, 14 होल 2/7 होता है, पता है ना। तो यहाँ पर अगर 3/7 है, तो आप ये कह सकते हैं कि 42 होल 6/7% इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, आपके पास मिलेंगे 30 सेकंड, फटाफट से बनाइए, टाइम आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से बनाइए। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग फटाफट से ट्राई करिए, क्या आंसर होगा, जल्दी से बनाइए। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं, एक बार सेशन को जरूर लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें जल्दी से। देखिए टाइम आपका टिक टिक करके बीत रहा है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, बस सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या बोलते हैं कि एक ट्रेडर्स मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, एक ट्रेडर जो है अपने गुड्स को 20% अबव मार्क कर देता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया का सामान है ना, तो मार्क करके कितना लिख दिया, 120 रुपया लिख दिया, बस सिंपल सा बात है। बट अलाउ हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 10%, कस्टमर को 10% का डिस्काउंट भी देता है। अगर 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है कि 120 का 10% 12 रुपया, 12 रुपये तो छूट दे दिया, तो इसको सेल कितना में किया, 108 रुपया में, कोई प्रॉब्लम। अब बोलता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड
द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड का जो है आप कॉस्ट प्राइस बताइए, which is sold for रुपीज 216, 216 रुपए में अगर बेचा जा रहा है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो आपने कितना में बेचा, 108 में, तो आपके लिए 108 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 216 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के। और आपको निकालना इस कॉस्ट प्राइस इस आर्टिकल का, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, जिसको आपने 20% एवं मार्क किया था। तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 into 100, यानी कि आप बोलेंगे 200 इज द राइट आंसर। क्लियर है, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सभी को मजा आ रहा है, सेशन को जरूर जल्दी से लाइक करें एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, जल्दी से बनाइए। आपको इसके लिए तो दो चार सेकंड चाहिए। कितनी बार आप ऐसे क्वेश्चन से मिल चुके हैं और यही क्वेश्चन अभी रेलवे एनटीपीसी में पूछा भी जा रहा है। मेन बात यह है कि ऐसा क्वेश्चन अभी आ रहा है एनटीपीसी के एग्जाम में। जो भी पेपर अभी तक हुए हैं 28 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 30 दिसंबर को और 4 जनवरी को, उस पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लोगों ने किया भी है। तो जल्दी से आप भी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए आंसर आ चुका होगा बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है। वेरी गुड, कितनी बार तो मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। देखिए क्या बोलता है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% से अगर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो तो आप लिखेंगे सीधे -20, ठीक है। और कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कंजम्पशन बढ़ा तो आप लिखेंगे +20। अब देखिए माइनस और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो आप बोलेंगे -20 into 20 अपॉन 100, बस यही आंसर है आपका। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 4, तो -20 + 4 -4 यानी कि -24 + 20 यानी कि आप बोलेंगे सर 4% का डिक्रीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अब देखिए सेकंड मेथड इसी तरह के क्वेश्चन के लिए, अगर प्राइस जो है 20% से डिक्रीज हुआ है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो पहले अगर प्राइस रहा होगा 5 इनिशियली अगर प्राइस जो है 5 रहा होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि बाद में जो प्राइस घट के डिक्रीज होके हो गया है, यानी कि फाइनल प्राइस वो हो गया होगा 4। क्लियर है इतनी बातें। अब क्या बोलता है कि कंजम्पशन वो जो है इंक्रीज कर लिया है 20% से। अगर ये प्राइस है तो प्राइस इंटू कंजम्पशन ही तो एक्सपेंडिचर होता है। तो कंजम्पशन को आप लिख सकते हैं 20% से इंक्रीज किया, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो पहले अगर कंजम्पशन 5 का रहा होगा तो अब कंजम्पशन कितना का हो जाएगा, 6 का। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 20 करेंट का, और पहले से कितना एक्सपेंडिचर था 25 का, तो कितना डिक्रीज हुआ था आप यहाँ से ही बोल सकते हैं 1 का डिक्रीज हुआ है सर 25 में इंटू 100, यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो 4% डिक्रीज का हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं सेकंड मेथड, और ये तो आपको पता ही होगा, ये बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा, a + b, और ये प्लस प्लस होता है +AB अपॉन 100। अगर एक बढ़ रहा हो तो प्लस ए, दूसरा घट रहा हो तो -B, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -AB अपॉन 100, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या दोनों घट रहा हो तो -A -B और माइनस माइनस प्लस AB अपॉन 100, ऐसा भी याद रख सकते हैं। क्लियर है फॉर्मूला, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बनाइए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सभी लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर होगा। देखिए जल्दी से सभी लोग बनाइए, इतना आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं वैसा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं करा रहा हूँ। जो एग्जाम में आ ही नहीं रहे वो करके क्या करेंगे आप, इसलिए जो आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान भी आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या करें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मुझे ये लाना पड़ रहा है। देखिए ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट को 35% मार्क्स लाना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, लेकिन वो कितना पाया, इफ ही गॉट्स 200 मार्क्स, इफ ही गेट्स 200 मार्क्स, उन्होंने कितना मार्क्स पा लिया 200, एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स से फेल है। इसका मतलब क्या है, यदि 10 मार्क्स उसको मिल जाए तो ये पास हो जाएगा ना, 200 पहले से लाया हुआ है, 10 मार्क्स मिले तो पास हो जाएगा। पास करने के लिए चाहिए कितना, 35%। इसका मतलब क्या हुआ, 35% की वैल्यू कितने के बराबर, 210। क्लियर, तो आप ये कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 210 अपॉन 35। 5 से कट गया 7, या 7 से कट गया 5, 7 से कट गया कितना
30 5 से कट गया 6 6 आ गया, और 100% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे टोटल मार्क्स की तो वैल्यू कितना आ जाएगा 600 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बिल्कुल राइट कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाएं, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर लें। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का है। 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए भी आपको दिए जाते हैं, जल्दी से आंसर करिए। कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, D इक्वल टू एस टी में मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। टाइम कांस्टेंट हो तो आपको पता है कि D इक्वल टू एस टी में टाइम कांस्टेंट होने पर डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है। देखिए टाइम आपका अब जो है खत्म होने को है, खत्म हो चुका है। देखिए क्या बोलता है, P एंड Q, एक आदमी P है एक आदमी Q है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस। बोलता है कि P और Q जो है दो अलग अलग प्लेसेस से साइमल्टेनियसली एक ही साथ जो है चलना शुरू करते हैं टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर। अब क्या बोलता है, एट ए स्पीड ऑफ 20, एक का स्पीड 20 दिया है पहले वाले का, किलोमीटर पर आवर, दूसरे का दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, देखिएगा एक का 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 30 किलोमीटर पर आवर। बोलता है बाय द टाइम दे मीट ईच अदर, जब मीटिंग पॉइंट की बात करते हैं, मीटिंग पॉइंट की, तो मैंने आपको समझाया है अगर यहाँ पे आके दोनों मिला है तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों का टाइम सेम लगा होगा। मान लीजिए पहला वाला P जो है 10 बजे चलना शुरू किया था और ये Q जो है ये भी 10 बजे चलना शुरू किया था, और कहीं ना कहीं जो मिलेगा तो उस टाइम घड़ी में एक ही टाइम हो रहा होगा, 10 बज के 10 मिनट मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, Q को भी 10 मिनट टाइम लगा, P को भी 10 मिनट टाइम लगा। अगर P की स्पीड ज्यादा होगी तो P ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, Q की स्पीड ज्यादा होगी तो Q ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन मिलेगा वो सेम टाइम पर। और जब सेम टाइम का कॉन्सेप्ट हो, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी कि D इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम में अगर टाइम आपका कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो स्पीड आपको पता है P का 20, Q का 30 यानी 2/3, और डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 आ गया। मतलब एक आदमी चला 2 यूनिट डिस्टेंस तो एक कितना चला 3 यूनिट। और आपको बोला है कि जब वो मिला है उस समय Q P से जो है 36 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुका है। तो Q कितना डिस्टेंस अधिक तय कर चुका है, यहाँ पर तो आप बोलेंगे P का डिस्टेंस 2 यूनिट है, Q का 3 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है 36 किलोमीटर के इक्वल। तो आपको पूछा दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, इसका मतलब जितना चला Q और जितना चला P, इन दोनों का सम जो होगा वही टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब D चला 2 यूनिट और P चला 2 यूनिट और जो Q है वो चला 3 यूनिट, दोनों मिलके कितना होगा 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 36 इंटू 5 यानी कि 180 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 180, ऑप्शन नंबर कौन सा 3। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बनाइए। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से बनाइए, आपको मिलते हैं 30 सेकंड। सभी लोग ट्राई करिए। आप बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की बात बिल्कुल मत सोचिए दिमाग में। अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है ना, जो 28 तारीख को पूछा गया है, जो 29 तारीख को पूछा गया दिसंबर मंथ में, या जो इस 4 जनवरी को पूछा गया, या जो 5 जनवरी को पूछा गया, वही सारे क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये PDF भी आपको मिल जाएगी, सभी लोग इसको सॉल्व घर पर भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे साथ लाइव में करने की पहले कोशिश करें, फिर नहीं होता है तो घर पे आराम से करिएगा। अब देखिए अब क्या बोलता है, ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड। एक ट्रेन जो है अपने ओरिजिनल स्पीड के 7/11 से चल रही है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 7/11 का मतलब ये, अगर आपका ओरिजिनल स्पीड है, ये क्या है ओरिजिनल स्पीड है पहले से, और अब कौन सा स्पीड हो गया न्यू स्पीड, तो आप बोलेंगे न्यू स्पीड हो गया सर 7। ऐसा ही मैंने समझाया कि जिसके रेस्पेक्ट में चीजें लिखी गई हो वो टर्म कहाँ होता है डिनोमिनेटर में। तो एक ट्रेन जो है 7/11 किसके जा रहा है, अपने ऑन स्पीड के, अपने ओरिजिनल स्पीड के। तो ओरिजिनल स्पीड कितना हो जाएगा 11 और न्यू स्पीड कितना हो जाएगा 7। तो जब स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 11/7। तो आपको क्या बोला बताइए, 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच्ड ए प्लेस इन 22 आवर। तो अगर जो है नए स्पीड से जाता है, पहले के 7/11 की पहले 11 था, अब जाता है वो 7 से, टाइम लगता है उसको 11 यूनिट, और क्वेश्चन में यही टाइम 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे 22 घंटे दी गई है सर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया
2 आवर हो गया। तो बोलता है हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड बी रन एट इट्स ओन स्पीड। अगर अपने स्पीड से ज्यादा टाइम तो लगता 7 यूनिट की टाइमिंग, अभी लग कितना रहा 11 यूनिट की टाइमिंग, तो कितना टाइम बचा सकता था 4 यूनिट। तो एक की वैल्यू 2 घंटे, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 घंटा। टाइम कितना सेव करेगा 8 घंटा, वो क्या करेगा सेव कर लेगा। बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती भी है दोबारा इस सेशन को जरूर आप बैक करके देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तय करने में द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4 और ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन इज। तो बताता है कि ए का टाइम कितना होगा। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा है। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना चाहिए। तो कोशिश करिए फटाफट से सभी लोग कि 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल कर पाए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो देखिए जल्दी से फटाफट से लग जाइए क्वेश्चन का आंसर करने में। स्पीड का रेशियो गिवन है, टाइम में डिफरेंस गिवन है। तो आपको पता है ना कि एक निश्चित दूरी जब तय करने के लिए हम लोग स्पीड का रेशियो देखते हैं, तो उसी का उल्टा जो है टाइम का रेशियो भी हो जाता है। तो आपका देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है, और स्पीड का रेशियो अगर 3:4 दिया हुआ है, तो क्या आप नहीं कह सकते कि टाइम का रेशियो सर 4:3 हो जाएगा। इसका मतलब टाइम कितना ज्यादा ले रहा है ए बी से 30 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ देखिए आपका टाइम दिख रहा है कि ए की टाइमिंग जो है 4 यूनिट है, बी की टाइमिंग जो है 3 यूनिट है। तो ज्यादा कितना लिया ए, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 30 मिनट। तो आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है ए का। तो ए का टाइम कितना है पूरा 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे पूरा 2 आवर्स सर, यानी कि 2 घंटे जो है इस जर्नी को पूरा करने में इसको लग जाएगा। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करिए फटाफट से। क्या बोलता है कि 2 रेलगाड़ी है, एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा से और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। आपको मिलते हैं 30 सेकंड, जल्दी से सॉल्व करिए। ये आपके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर है ट्रेन, उसका क्वेश्चन है। तो फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन में लग जाएं, आंसर करें, और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग आंसर कर पाएंगे। आपको इसका कॉन्सेप्ट भी पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको समझा दूंगा क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। जल्दी से ट्राई करिए। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया भी होगा, वेरी गुड। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए ये आपका स्लोअर ट्रेन है, और स्लोअर ट्रेन में आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लीजिए खड़ा हुआ है। देखते होंगे कभी कभी कुछ लोग सीट रहने के बाद भी खड़े रहते हैं गेट पर, तो मान लीजिए वैसा ही कुछ आदमी है। ये पीछे से एक ट्रेन आ रही है, फास्टर ट्रेन। ये कौन सा ट्रेन है, फास्टर ट्रेन। आदमी किसमें चढ़ा हुआ है, स्लोअर ट्रेन में। ये है फास्टर ट्रेन, और ये कौन सा ट्रेन है, स्लोअर ट्रेन। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि अगर ये डिस्टेंस की बात करें, ट्रेन के ये डिस्टेंस की, तो इस डिस्टेंस से मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना उसके आगे के ये डिस्टेंस से मतलब है। क्यों कि हमें सिर्फ आदमी को पार करना है। मतलब ये फास्टर ट्रेन ऐसी पोजिशन में आ जाए, ऐसी पोजिशन में, देखिए इस तरह से पोजीशन में ये फास्टर ट्रेन आ जाए, तो क्या आप नहीं कह सकते कि सर आदमी को सिर्फ पार करना है, आदमी का लेंथ तो नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब ट्रेन के पूरे लेंथ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे है कि सिर्फ आदमी का लेंथ पार करे, और आदमी का लेंथ कौन पार कर रहा है, फास्टर ट्रेन। तो ऐसे केस में जो टाइम हम लोग निकालते हैं, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, को कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस में यहाँ पर क्या लिखना होगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। डिस्टेंस में क्या लिखना होगा, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। ये आपको चीजें पता है। अब बाय आपको पता है कि आदमी जिस ट्रेन पर भी चढ़ा हुआ है, तो फिजिक्स का रूल ये बोलता है कि जिस ट्रेन पे आदमी चढ़ा हुआ है ना, और ट्रेन वो किसी स्पीड से मूव कर रही है, तो ट्रेन में बैठे हुए हर आदमी एक दूसरे को रेस्ट में देखेगा। लेकिन बाहर से कोई तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन देखता है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, और उसका स्पीड जो है वो ट्रेन के स्पीड के बराबर होगा। और यहाँ आपको यूज करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर डायरेक्शन सेम होगा तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड होता है, और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो रिलेटिव स्पीड जो है वो सम ऑफ देयर स्पीड होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना कि लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन एल मान लिया बाय
रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों के स्पीड का डिफरेंस, दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 16 माइनस 9 7 और 4 माइनस 2 2 यानी कि 27 हो जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, इंटू क्या लिखना होगा 10, तो 2 से कट गया 9 बार में, 2 से कट गया 5 बार में, 9 से काट लीजिए इसको, 9 या 27, तो 25 या 75 यानी कि 75 मीटर जो है इस फास्टर ट्रेन का लेंथ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गई होंगी चीजें यहाँ तक। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @MATHS मैथ्स BY बाई, मेरा पूरा नाम लिखिएगा ABHISHEK अभिषेक GIRI गिरी, इस पूरे नाम से आप सर्च करिएगा टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, तो आपको ये पूरी पीडीएफ जो है डेली क्लास का लिंक, पूरी पीडीएफ आपको इस जगह मिलती रहेगी। तो फटाफट से सभी लोग इस ग्रुप से ज्वाइन कर लें जिनको पीडीएफ की जरूरत है, पीडीएफ चाहिए होगा। और भी आगे क्वेश्चंस हैं जो मैं अगली क्लास में डिस्कस कराऊंगा। तो अगली क्लास मेरी फिर से होगी कल इसी टाइम में 1 PM to 2 PM में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।